और FIIs को अंदाजा हो गया कि इंडिया की इकोनॉमी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और अब 2 महीने भी नहीं बीते और बोला जाता है कि नहीं 6.5% नहीं, इंडिया का GDP ग्रोथ 5.4% है। इतनी बड़ी सेलिंग उन्होंने कोविड के टाइम पे भी नहीं की थी। और यहाँ पे अगर नीचे गिरते हुए निफ्टी 20 के आसपास आ गया तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बॉटम बना सकता है। तो मेरा एक सवाल है कि अगर पिछले 1 साल से इनमें से किसी भी सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है तो GDP कैसे ग्रो कर रहा था? स्टॉक मार्केट गिरने की सबसे बड़ी रीजन है ये मैडम। इसलिए वो अपना पैसा सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट से ही नहीं बल्कि इंडिया के बॉन्ड मार्केट से भी निकाल रहे हैं। पिछले 3 महीनों में हमारे स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया है। जहां निफ्टी अपने हाई से 3,500 पॉइंट गिर चुका है, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 4,000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल आया है। कल तक जहां एक्सपर्ट्स को लगता था कि यह फॉल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली क्योंकि यह फॉल डोमेस्टिक रीजन से आया है, लेकिन चाइना के डीपसीक AI ने यूएस के स्टॉक मार्केट में तबाही मचा दी है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस फॉल के रीजंस को नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कहां पे बन सकता है, जहां से रिकवरी आनी शुरू हो सकती है। क्योंकि FIIs तभी आएंगे जब मार्केट में रिकवरी के साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए मैं कोई चार्ट का यूज नहीं करने वाला क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ ट्रेंड बताती है, उस ट्रेंड का एंड नहीं बताती। इसके लिए मैं जो यूज करने वाला हूं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज मैं आपको उन 3 रीजंस के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे रीजंस इन्हीं 3 रीजन से निकले हुए हैं। सबसे पहला रीजन है इंडिया के GDP का स्लो डाउन। पहले तो हमें इंडिया का GDP ग्रोथ 7.2% से नीचे आता दिख ही नहीं रहा था और इसी वजह से मार्केट में इतनी लंबी तेजी आई। उसके बाद अचानक से इंडिया का GDP ग्रोथ 6.5% हो गया और अब 2 महीने भी नहीं बीते और बोला जाता है कि नहीं 6.5% नहीं, इंडिया का GDP ग्रोथ 5.4% है। मतलब इतने शॉर्ट टर्म में किसी कंट्री के GDP ग्रोथ में इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है? और FIIs को अंदाजा हो गया कि इंडिया की इकोनॉमी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए अक्टूबर में उन्होंने 1,14,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की। इतनी बड़ी सेलिंग उन्होंने कोविड के टाइम पे भी नहीं की थी। इस GDP स्लोडाउन का अंदाजा उसी वक्त हो गया था जब 2023 दिसंबर से कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत ही वीक आने शुरू हो गए थे। अगर आपको थोड़ी भी इकोनॉमिक्स आती होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी देश का इकोनॉमी कई सारे सेक्टर्स से मिलकर बनता है। इंडिया में कुल 11 सेक्टर्स है, इन्हीं को तोड़कर 18-20 सेक्टर बनाया जाता है, लेकिन मोटा मोटा यही 11 सेक्टर्स हैं। पिछले 1 साल में इनमें से किसी भी सेक्टर में कोई भी सब्सटैंशियल ग्रोथ नहीं हुई है। तो मेरा एक सवाल है कि अगर पिछले 1 साल से इनमें से किसी भी सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है तो GDP कैसे ग्रो कर रहा था? या तो फिर कोई ऐसा सेक्टर है जो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन वो हर साल 50% की CAGR से ग्रो कर रहा है। मार्केट फॉल का दूसरा रीजन है रुपी का वैल्यू कम होना। अगर आप यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो वो करेंटली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो अगर यूएस बॉन्ड जैसा सेफ एसेट क्लास इतना हाई रिटर्न्स दे रहा है तो बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की एसेट क्लास में पैसा क्यों लगाएंगे, वो भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में जहां कंपनीज कोई ग्रोथ भी नहीं दे रही है। इसलिए वो अपना पैसा सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट से ही नहीं बल्कि इंडिया के बॉन्ड मार्केट से भी निकाल रहे हैं। ये सारा पैसा यूएस नहीं जा रहा है बल्कि इस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने अपने बैंकिंग सिस्टम में $131 बिलियन इंजेक्ट किया है ताकि इनके करेंसी को सपोर्ट मिल सके। और ये सेम चीज हमारे रिजर्व बैंक ने भी किया है। RBI ने हमारे बैंकिंग सिस्टम में 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का फैसला किया है। सबसे पहले RBI 60,000 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करेगी। दूसरा, RBI 56 डेज के लिए 50,000 करोड़ का वेरिएबल रेपो रेट्स का ऑक्शन करेगी। और तीसरा, RBI 6 महीनों में 5 बिलियन का रुपी डॉलर स्वैप करेगी। इससे हमारे सिस्टम में डॉलर बढ़ेगा और रुपी कम होगा और रुपी के कम होने की वजह से रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि RBI को यह स्टेप बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि रुपी का डिवैल्यूएशन 1 साल पहले से हो रहा है। हो सकता है RBI 1 साल से डिनायल मोड में चल रही थी कि सब कुछ ठीक है। स्टॉक मार्केट गिरने की सबसे बड़ी रीजन है ये मैडम। मुझे क्यों तोड़ा? आपको क्या लगता है कंपनियों के रिजल्ट्स में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, हाई इन्फ्लेशन। लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं बचा है और इसके ऊपर ये मैडम ढूंढ ढूंढ के टैक्स लगा रही है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रहा है, पर हाई टैक्स रेट इंडिया के GDP स्लोडाउन का सबसे बड़ा रीजन है। टैक्स बढ़ाने की वजह से चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते और इसका खामियाजा कंपनीज को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनीज का कस्टमर बेस कम होगा तो उसकी अर्निंग्स ग्रोथ भी कम होती चली जाएगी। एक तो FIIs का पैसा रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ऑलरेडी कम हो रहा था, इसके ऊपर से और टैक्स लगा दिया। अब FIIs तो इंडिया छोड़कर भागेंगे ही।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है फायर्स। मैंने अब तक कई सारे ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म यूज किया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मुझे कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिले जो किसी दूसरे ब्रोकर में नहीं थे। इनका सबसे पहला फीचर है DDPI। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा और वो अगले ही दिन 7 से 8% ऊपर चला गया। अब मैं इसे तुरंत बेचना चाहता हूं, लेकिन बेचते वक्त T-PIN, BOID ये सब डालने में इतना टाइम लग जाता है कि तब तक वो स्टॉक ही नीचे आ जाता है। और जिनके साथ भी ये हुआ है वो समझ सकते हैं कि उस वक्त कितना गुस्सा आता है। इसके लिए फायर्स ने अपने प्लेटफॉर्म में DDPI फीचर लॉन्च किया है। इसमें आपको T-PIN डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका स्टॉक बस एक सिंगल क्लिक में सेल हो जाएगा। देखिए, इनका मेन मोटिव है ट्रेडिंग को फास्ट करना, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका एनालिसिस सही होने के बाद भी वो लॉस करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ट्रेडिंग सिस्टम स्लो है। इनका अगला फीचर है स्मार्ट लिमिट ऑर्डर। यह फीचर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल है। मान लीजिए आपने आज सुबह मार्केट की एनालिसिस की और आपको पता चला कि आज रिलायंस में काफी स्ट्रेंथ है और यह ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको यह बात पता है कि अभी यह सुबह सुबह का मोमेंटम है और कुछ देर के बाद यह थोड़ा नीचे जरूर आएगा। तो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने समझा कि यह 1250 के आसपास के लेवल में सेटल होगा, इसीलिए आपने 1240 का बाय ऑर्डर लगा दिया। लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि अगर 11 बजे तक यह ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो तो यह ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस में ही एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन यहां आपको अगेन एक बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि 11 बजे इसका मार्केट प्राइस 1280 पहुंच गया और इतने हाई प्राइस में अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो प्रॉफिट तो छोड़ो, मुझे उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक और फिल्टर लगाते हैं कि अगर 11 बजे के बाद इस ऑर्डर का जो प्राइस चल रहा है वो मेरे बाय ऑर्डर के प्राइस के 1% से ज्यादा हुआ तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाए। तो ये सारी चीजें आप इसके स्मार्ट लिमिट ऑर्डर का यूज करके कर सकते हैं। इसका अगला फीचर है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसका यूज करके आप 4 टाइम्स तक लेवरेज ले सकते हैं। आप स्विंग ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 4 टाइम्स तक लेवरेज मिल सकता है। इनका अगला फीचर है एडवांस स्कैल्पर टर्मिनल, जहां आपकी स्क्रीन पर उस एसेट क्लास का चार्ट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में उसके कॉल का चार्ट और राइट साइड में उसके पुट का चार्ट, ये तीनों चार्ट आपको एक ही स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो जिनके पास भी मल्टीपल स्क्रीन सेटअप नहीं है उनको आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनके पास एडवांस स्क्रीनर, वेरीफाइड PNL और फायर्स कम्युनिटीज जैसे कई सारे फीचर्स हैं। इनके डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जिससे आप फ्री में इनका डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्टॉक मार्केट कब रिकवर करेगा। अगर आप निफ्टी के पीई को देखें तो करंटली निफ्टी का पीई 20.8 का चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि निफ्टी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। देखिए, इसके लिए हमें निफ्टी के पीई चार्ट को देखना पड़ेगा। यहां पे मैंने पिछले 3 साल के निफ्टी के पीई का चार्ट खोला है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लोएस्ट रेंज है वो लगभग 20 के आसपास का है। यहां पे देख सकते हैं 20 है, ये भी 20 है ना, तो लगभग ये 20-21 के आसपास है। और इसका जो हाईएस्ट रेंज है वो है लगभग 24 के आसपास का, यानी निफ्टी का पी 24 से 20 तक के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी हमें समझ आया कि करंटली हमारे निफ्टी का पी चल रहा है 20.85, यानी कि 20.8 के आसपास चल रहा है। तो जब हमने निफ्टी का हिस्टोरिकल पी देखा तो हमें एक चीज समझ आया कि निफ्टी अपने लोएस्ट पी बैंड के आसपास चल रहा है, यानी ये इसका पी 20 से 24 के बीच में ही मूव करता रहा है। तो 20.8 तो अभी आ ही गया, इसका मतलब है कि ये काफी अपने बॉटम के आसपास चल रहा है। देखिए, यहां मैं किसी टेक्निकल एनालिसिस का यूज नहीं करने वाला कि ये रेंज तोड़ा तो ये आ गया, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हर एक रेंज टूटता है, हर एक सपोर्ट टूटता है। इसके जगह हमें हमेशा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे ये पी चार्ट एक हो गया, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का चार्ट हो गया, या फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका तरीका या फिर उनका पैटर्न कैसा चल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें तो Q2 के मुकाबले Q3 के रिजल्ट्स थोड़े अच्छे होते जा रहे हैं। अगर आप बजाज ऑटो का रिजल्ट देखें थोड़ा बेहतर है, सिप्ला का रिजल्ट और अच्छा हुआ, लॉरस लैब अच्छा ही था। तो जैसे ही हमें कंपनी के रिजल्ट्स में रिकवरी देखने को मिलती है तो सेक्टर ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा, और जहां 40% सेक्टर्स भी रिकवर करना शुरू हुए हम समझ जाएंगे कि इकोनॉमी रिकवर करना शुरू हो गया है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हिस्टोरिकली जितने भी बॉटम्स बने वो सारे बॉटम्स किसी ना किसी गुड न्यूज के आने की वजह से बने हैं। जैसे अभी हमें आरबीआई के लिक्विडिटी का गुड न्यूज देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि बजट इस बार का थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से अंदाजा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फॉल चल रहा है। तो इस फॉल को स्लो करने के लिए हमें कुछ थोड़े बेहतर पॉलिसीज लाने की जरूरत है। और 7 फरवरी को आरबीआई की मीटिंग है और हाई चांसेस है कि आरबीआई उसमें इंटरेस्ट कट करेगी ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाया जा सके।
तो हिस्टोरिकल पी चार्ट से हमें एक चीज समझ आ गया कि मार्केट अपने बॉटम के आसपास तो आ ही चुका है और हाई चांसेस है कि फरवरी से ही मार्केट रिकवर करना शुरू हो जाए। आप ये देखिए, सितंबर एंड यानी कि अक्टूबर में ही निफ्टी अपने पी के टॉप रेंज में आ गया था। यहां पे देखिए ये 24 है, ये भी 24 के आसपास का ही पी है और मैं पहले कई बार इसको देख चुका हूं, इस चार्ट को 2000 लगभग 8-7 के आसपास तक का चार्ट देख चुका हूं। 22 से 24 के आसपास में ये टॉप बनाता है, अब तो 24 बनाने लगा। अगर आप और पीछे जाएंगे तो पहले 22 के आसपास में टॉप बन जाता था। तो यहां पे 24 के आसपास में निफ्टी अगर पी देता है, इसका मतलब है कि मार्केट का टॉप बनना शुरू हो गया है। और यहां पे अगर नीचे गिरते हुए निफ्टी 20 के आसपास आ गया, 20.5 या फिर 20 के आसपास आ गया, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहां से बॉटम बना सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको इसी तरह के हाई क्वालिटी एनालिसिस वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।